नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर सभी राज्यों के राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के लक्ष्यों को नई शिक्षा नीति पर व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। अब देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के तरीकों पर चर्चा चल रही है। पीएम ने कहा कि इस नीति से 21वीं सदी के भारत का बेहतर निर्माण होगा। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ का शुक्रिया अदा किया है। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने के एक कदम और जोड़ दिया है। इस महान उपलब्धि पर उन्होंने वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण चल रहा है। इसी बीच भारत ने पैंगोंग त्सो इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जिसके तहत ऊपरी इलाकों में अपनी सेना की मौजूदगी और बढ़ा दी है। इस पर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज ने कहा है कि रणनीति के तौर पर भारत बेहतर स्थिति में है। इसी को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। अब चीन ने उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें चीन की सेना, नौसेना और वायुसेना का मिलिट्री ड्रिल चल रहा है। बताया जा रहा है कि चीन अपने इस सैन्य अभ्यास से पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना चाहता है। भारत और चीन के बीच कई महीनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर चीन ने लद्दाख के विवादित इलाके में सैनिकों के साथ टैंक की संख्या भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं का कई बार आमना सामना हो चुका है। चीन ने भारतीय सीमा में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्र का संचालन करने वाले 1000 से ज्यादा अधिकारियों का कोरोना टेस्ट किया गया है। 1 अक्टूबर से रोज सुबह 9 से दोनों सदनों में अधिकारियों को बिना साप्ताहिक छुट्टी के काम करना पड़ेगा। इसको लेकर सभी अधिकारियों के लिए कोविड-19 की जांच अनिवार्य कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम रिया से लगातार पूछताछ कर रही है। खबर है कि एम्स का फोरेंसिक बोर्ड जहर के एंगल को देखते हुए विसरा टेस्ट कर रहा है। 10 दिन में इसके नतीजे आएंगे। इस मामले को लेकर मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी। इसी बीच रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। सुशांत केस की जांच के दौरान चर्चा में आए संदीप सिंह के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने आरोप लगाया है कि संदीप की कंपनी 6 लाख रुपए के घाटे में चल रही थी। इसके बाद भी गुजरात सरकार ने कंपनी लीजेंड ग्लोबल को ब्राइवेंट गुजरात 2019 के लिए 170 करोड़ का एमओयू साइन किया। इसमें गुजरात टूरिज्म के साथ फिल्म निर्माण और ब्रांडिंग का काम भी शामिल था। कोरोना और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है, चाहे वो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हों या फिर जीडीपी में गिरावट। राहुल बोले, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आभासी रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आभासी रैली में उन्होंने लालू और राबड़ी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले नरसंहार होता था, अब प्रदेश में कानून का राज है। नीतीश बोले कि गंभीर अपराध के मामले में आज बिहार 23वें नंबर पर है, जो कभी पहले नंबर पर हुआ करता था। उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षा का मूल प्रदेश है, हम लोग इस पर और काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने डिजिटल रैली के बाद जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार बेरोजगारी और बदहाल कानून व्यवस्था में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लोगों को भय के माहौल में रखना चाहती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लुधियाना निवासी भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह को एक गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। ये दोनों पंजाब में कई मामलों में वांछित चल रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दहशतगर्दों ने सोपोर कुपवाड़ा पुल के नीचे विस्फोटक सामग्री लगा रखी थी। संदेह होने पर सीआरपीएफ और सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने विलय के करीब 2 साल बाद अपने नए नाम का ऐलान कर दिया है। अब कंपनी को वीआई के नाम से जाना जाएगा। वीआई का पूरा नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। सीईओ रविंद्र ताकर ने कहा है कि 2 ब्रांडों का एकीकरण दुनिया में सबसे बड़े दूरसंचार एकीकरण की परिणति है। यह एक नई शुरुआत का समय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नई स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के तहत एसबीआई के 30,000 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी पीआरएस का विकल्प ले सकेंगे। स्कीम के तहत जिन्हें लगातार 3 या इससे ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाए हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। स्कीम 1 दिसंबर से शुरू होकर फरवरी अंत तक खुली रहेगी। भाजपा की बैठक में सीएम शिवराज ने एक बार फिर एकजुटता और समन्वय का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सब नाराजगी भूलकर उपचुनाव के मैदान में उतरें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से पूरा संवाद बना रहे और जनहित से जुड़े मुद्दों को हर हाल में पूरा किया जाए।
शिवराज ने कहा कि रुतबा तभी तक है जब तक सरकार है, किसी भी कीमत पर सभी 27 सीटें जीतना है। कोरोना महामारी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए डिसइंफेक्शन टनल को केंद्र ने नुकसानदेह बताया है। एक याचिका के जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने इसका इस्तेमाल बंद करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि कानून के एक छात्र ने टनल को लेकर याचिका दाखिल की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगा है। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार को कमजोर और तुष्टीकरण की निशानी बताया। कंगना रनौत ने वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर अमित शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कंगना ने संजय राउत की तरफ से धमकी मिलने के बाद केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वहीं आज कंगना के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने छापामारी की। कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि उनका सपना टूटता दिख रहा है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में जारी जंग में अनिल देशमुख के बाद अब एक और मंत्री कूद गए हैं। मंत्री विजय ने कहा है कि मुंबई को उल्टा सीधा बोलने वाली कंगना अब यहाँ क्या करने आ रही है। महाराष्ट्र की जनता कंगना को कभी माफ नहीं करेगी। कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जारी जुबानी जंग में अब करणी सेना की एंट्री हो गई है। करणी सेना ने कंगना रनौत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। करणी सेना ने कहा है कि जब कंगना 9 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी, उस दौरान करणी सेना कंगना को कवर देगी। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों के बड़ी तादाद में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें सचिव हरि गिरी के अलावा सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को विवाद मुक्त करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रयागराज के माघ मेला आयोजन के मामले में भी अखाड़ा परिषद में मंथन हुआ। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कोरोना महामारी पर राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने शुरू से ही इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया, वो भरोसे के काबिल नहीं है। उन्होंने कोरोना को बहुत झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि महामारी की शुरुआत में ट्रंप इसे अफवाह बताते थे। उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट का भी मजाक उड़ाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल टू केमिकल बिजनेस को अलग कर नई यूनिट रिलायंस ओटीसी लिमिटेड बनाने जा रही है। ऑयल टू केमिकल असिस्ट में शामिल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, फ्यूल और बल्क होम सेल मार्केटिंग कारोबार नई कंपनी से जोड़ा जाएगा। ऑयल की बिक्री में सुस्ती को देखते हुए नई यूनिट रिलायंस O2C लिमिटेड को मंजूरी मिली थी। कोरोना के बीच रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए 10 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल 230 ट्रेनें चल रही हैं। इनमें नई ट्रेनें आने के बाद 310 ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि जिन रूट्स पर ट्रैफिक ज्यादा है वहां क्लोन ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। मोदी सरकार ईपीएफ स्कीम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ईपीएफ में अब डॉक्टर, सीए और वकील जैसे पेशेवर भी जुड़ सकेंगे। दरअसल सरकार इस स्कीम को स्वरोजगार प्राप्त लोगों एवं उनसे जुड़े लोगों के लिए भी खोलना चाहती है। फिलहाल देश भर में करीब 6 करोड़ लोग ईपीएफ के दायरे में आते हैं। भारत से तनाव के बीच तिब्बत में चीन करीब $146 बिलियन के निवेश की योजना बना रहा है। इसके तहत पुराने प्रोजेक्ट के साथ ही चीन कई नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा, जिसमें दूर दराज के इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ना और रेल लाइन का निर्माण प्रमुख है। इसके साथ ही चीन तिब्बत को नेपाल से भी रेल मार्ग द्वारा जोड़ने जा रहा है। इससे तिब्बत में चीनी सेना और भी मजबूत होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। इसी के साथ VSL 3 लैब और प्लाज्मा थेरेपी की भी शुरुआत की गई है। लोकार्पण के बाद बीआरडी में कोविड मरीजों के लिए अब कुल 500 बेड की व्यवस्था हो गई है। 300 बेड के अस्पताल में 200 बेड लेवल 2 और 100 बेड लेवल 3 के होंगे। 100 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च निर्माण का फैसला किया है। सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना सचिवालय परिसर में तीनों धर्मों से जुड़े धर्म स्थलों की आधारशिला सत्र के दौरान रखी जाएगी। सीएम ने अपनी सरकार के फैसले को गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण बताया। वहीं कुछ दक्षिणपंथी खेमा विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी ने धर्म स्थलों के डिजाइन पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने सितंबर में चलाए गए केंद्र सरकार के पोषण अभियान को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसके लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों का आह्वान किया है कि वो पौष्टिक आहार अपनाकर स्वस्थ जीवन जिएं, साथ ही क्षेत्रीय पौष्टिक भारतीय व्यंजन बनाने की कला दूसरों तक भी पहुंचाएं। भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और आरोपी को पूछताछ के लिए समन भेजा है। अब एनआईए ने कोलकाता के प्रोफेसर पार्थ सारथी राय को नोटिस दिया है। इसमें प्रोफेसर राय को 10 सितंबर को पूछताछ के लिए एनआईए के मुंबई कार्यालय में तलब किया गया है। वहीं प्रोफेसर राय ने एनआईए पर परेशान करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा कि दुनिया में कोरोना के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। मोदी सरकार बिहार चुनाव के लिए सुशांत केस पर रोजाना बोल रही है। सरकार को बाढ़, राशन की कमी और बेरोजगारी पर जनता को जवाब देना चाहिए। चिराग पासवान की अध्यक्षता में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात चुनाव लड़ने को लेकर हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड 143 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची बनाकर केंद्रीय बोर्ड को सौंपेगा। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि तीसरे चरण में पहुंचने वाली कोई भी कोरोना वैक्सीन 50% भी प्रभावित नहीं है। WHO के अनुसार 2021 तक कोरोना वैक्सीन की खुराक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं रूस कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V को पूर्णतः सफल वैक्सीन बता रहा है। LOC पर सामा कठुआ सेक्टर के सामने पाकिस्तान दहशतगर्दों की फौज खड़ी कर रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक तंत्र से लैस लॉन्चिंग पैड बनाया गया है। पाकिस्तान के सकरगढ़ क्षेत्र में दहशतगर्दी की कक्षाएं लग रही हैं। तालिबान और अफगानिस्तान जैसे देशों से ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले दहशतगर्दों की वाकई की ट्रेनिंग सकरगढ़ लॉन्चिंग पैड पर होती है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ताहिर की ईडी हिरासत भी 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली बवाल मामले में ताहिर को विदेशी फंडिंग होने के संकेत मिले थे। ईडी ताहिर हुसैन को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कोरोना संकट में रेलवे अपने 13 लाख कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने का विचार कर रहा है। इसमें रेल मंडलों के महाप्रबंधकों से बीमा योजना पर सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं रेलवे पहले से ही अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में नकली चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। सिविल लाइन पुलिस ने पहाड़ी बाजार में छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से केसरी चाय पत्ती के नकली रैपर, चाय के रैकेट और मशीनें बरामद की हैं। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग से चाय पत्ती के सैंपल भरवाकर जांच के लिए भेजे हैं। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 भारतीयों के मामले में चीन ने जानकारी होने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा PLA को भेजे गए संदेश को लेकर हमारे पास अभी कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। मथुरा जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर कपिल ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। कपिल ने कहा कि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही रहना चाहते हैं। वो कांग्रेस ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। प्रियंका गांधी ने मेरी रिहाई के लिए यूपी सरकार से अपील की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस को नए और स्थायी DGP मिलने की चर्चा तेज हो गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश कैडर के 3 IPS अधिकारियों के नामों पर मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनमें से किसके नाम पर मोहर लगाती है। बता दें कि वर्तमान DGP का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने राजस्थान की शेष 3848 ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने का ऐलान किया है। आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहला चरण 28 सितंबर, दूसरा 3 अक्टूबर, तीसरा 6 अक्टूबर और चौथे चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होगा। इन तारीखों में पंच और सरपंचों के पदों के लिए मतदान होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मियों को बीते करीब 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे नाराज कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। वहीं कर्मियों के वेतन की मांगों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आपके नेता और पार्षद मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70% पेमेंट ले सकते हैं। बच्चों के माता पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक 3 किस्तों में करना होगा। ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SP शर्मा ने दिया है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और इसके परिसर की ज्ञानवापी मस्जिद के नजदीक खुदाई की गई है। इस दौरान खुदाई में पुरातन मंदिरों के कई अवशेष मिले हैं। ये सब 16वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। वहीं इन अवशेषों को जांच के लिए पुरातत्व विभाग को सौंपा गया है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है। पंजाब में हुए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कल्याणी चड्ढा इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। उनके साथ 2 संयुक्त सचिव को सदस्य बनाया गया है, जो इस मामले की जांच कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी।
अतीक अहमद द्वारा अवैध तरीके से कब्जा की गई संपत्तियों पर योगी सरकार का पीला पंजा लगातार जारी है। इसी क्रम में अतीक अहमद के कब्जे वाले एक भवन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने धराशायी कर दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के बांदा जेल में एक साथ 54 कैदियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर एनडी शर्मा ने देर शाम जारी प्रेस नोट में ये जानकारी दी है। जेलर आरके सिंह ने बताया कि 3 बैरकों के 38 अन्य कैदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मिलाकर जिला जेल से 89 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरदोई पुलिस लाइन के पास से लापता आईटीबीपी का जवान मिल गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में जवान जिला अस्पताल से गायब हो गया था, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। जवान के मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली है। पिछले 6 महीने से सासाराम का ऐतिहासिक शेरशाह का मकबरा बंद पड़ा है, जिस कारण पूरे परिसर में वीरानगी छाई हुई है। पहले पर्यटकों के कारण पूरा इलाका गुलजार रहता था, जिससे कई परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। अब लोगों को इसके खुलने का इंतजार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।